गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। इसे हम लोग शॉर्ट में ITF भी कहते हैं। I स्टैंड फॉर इन्वर्स, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड F फॉर फंक्शन। तो हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। आप लोग क्लास 11th में काफ़ी अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, तो उस 11th क्लास में जितने भी फॉर्मूले आपने ट्रिग्नोमेट्री के पढ़े हैं उन सारे फॉर्मूले को एक बार अच्छे से रिकॉल कर लें, क्योंकि उन्हीं सारे फॉर्मूलों का हम लोग इस चैप्टर में यूज करेंगे और आगे आपका कैलकुलस भी आएगा, उसमें भी उन सारे फॉर्मूलों का काफ़ी यूज होगा। तो हमारा सजेशन होगा पहले आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जितने भी फॉर्मूले हैं उसे अच्छे से याद कर ले। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। हमने फंक्शन चैप्टर में आपसे डिस्कस किया था कौन से फंक्शन का हम लोग इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसा फंक्शन जो 1 और साथ में ऑन टू भी हो, डेट मीन्स क्या, बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 ऑन टू फंक्शन का हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर शॉर्ट में आपको थोड़ा बता देते हैं 1 ऑन टू फंक्शन, डेट मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। देखिए, एक सेट्स A है, अनदर सेट्स हमारे पास B गिवन है। अब इस सेट्स A टू सेट B एक फंक्शन डिफाइंड है f ऑफ x। कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, f ऑफ x फंक्शन है। अगर हम इस f फंक्शन में इस x के प्लेस पर x1 पुट करते हैं तो हमें आउटपुट आ रहा है y1। तो डेट मीन्स क्या हुआ, x1 किससे रिलेशन बनाएगा, y1 से रिलेशन बनाएगा। इस x के प्लेस पर x2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें आउटपुट आ रहा है y2। डेट मीन्स x2 किससे रिलेटेड होगा, y2 से। x के प्लेस पर हम लोग x3 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमें आउटपुट आ रहा है y3। डेट मीन्स x3 किससे रिलेशन बना रहा है, y3 से रिलेशन बना रहा है। अब ये x1 x2 x3 इस फंक्शन के लिए क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन कहलाएगा। और जो आउटपुट आ रहा है y1 y2 y3 इस फंक्शन के लिए क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, अब सेट B के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपका क्या कहलाएगा, कोडोमेन ऑफ द सेट, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। मान लीजिए यहाँ पर एक और एलिमेंट है y जो किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं बना रहा है, तो ये हमारा रेंज में नहीं आएगा, रेंज ऑफ फंक्शन में हमारा ये नहीं आएगा। तो रेंज में क्या आएगा, सिर्फ y1 y2 y3। लेकिन जब कोडोमेन ऑफ फंक्शन की बात होगी तो सेट्स B के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, y1 y2 y3 और y भी हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमें समझना है 1 फंक्शन क्या होता है। एक एलिमेंट के लिए, सेट्स A के एक एलिमेंट के लिए एक पार्टिकुलर इमेज ही हो, एक पार्टिकुलर इमेज ही हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 1 फंक्शन। यहाँ पर x1 सिर्फ y1 से रिलेटेड है, x2 y2 से रिलेटेड है, x3 y3 से रिलेटेड है, तो ये हमारा क्या कर रहा है, 1 फंक्शन। अच्छा, अब ऑन टू भी साथ में होना चाहिए। ऑन टू का मतलब क्या हो गया, सेट्स B के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसका प्री इमेज सेट्स A में होना चाहिए। डेट मीन्स प्री इमेज क्या क्या, y1 किससे रिलेटेड बना रहा है, x1 से, y2 किससे रिलेटेड बना रहा है, x2 से, y3 किससे रिलेटेड बना रहा है, x3 से, और y जो है किसी भी एलिमेंट से रिलेशन नहीं बना रहा है। डेट मीन्स क्या हो गया, y1 का कोई भी प्री इमेज अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसा कोई एलिमेंट आपको सेट्स B में दिखता है जिसका कोई प्री इमेज ना हो तो वो हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा। ऑन टू फंक्शन होने के लिए यहाँ पर y नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 तो है ही, साथ ही साथ क्या है, ऑन टू फंक्शन ही है। सेट्स B का हर एलिमेंट का प्री इमेज अवेलेबल है, तो ये हमारा कहलाता है 1 ऑन टू फंक्शन। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो इस x के जगह हम f ऑफ x1 डाले थे तो आउटपुट हमें क्या मिल गया था, y1 मिला था ना। हम इस x के जगह x2 डालें तो हमें आउटपुट क्या मिला, y2 मिला। x के प्लेस पर x3 डाले तो आउटपुट क्या मिला, y3 मिला। तो ये तो फंक्शन हो गया। अब आपको क्या करना है, इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इन्वर्स का मतलब क्या हो गया, सेट्स B से सेट A में
एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करिए, सेट्स बी से सेट्स ए में एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करिए, मान लेते हैं ये फंक्शन g ऑफ x है, g ऑफ x है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x की जगह y1 सब्स्टिट्यूट करेंगे g फंक्शन में। g फंक्शन में x के प्लेस पर y1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमें आउटपुट क्या आ जाना चाहिए, x1 आ जाना चाहिए। इस x के प्लेस पर हम y2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और आउटपुट क्या आना चाहिए, x2 आना चाहिए। इस x के प्लेस पर हम y3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए, x3 आना चाहिए। तो ये फंक्शन हमारा इस फंक्शन का क्या कहलाएगा, इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। हम इस फंक्शन में इधर का एलिमेंट सेट्स ए का एलिमेंट पुट करते थे और आउटपुट इधर आता था, लेकिन इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, एक ऐसा फंक्शन जिसमें सेट्स बी का एलिमेंट सब्स्टिट्यूट किया जाएगा और सेट्स ए का एलिमेंट आपको आउटपुट में आएगा। तो ये फंक्शन हमारा एफ फंक्शन का क्या कहलाएगा, इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। ये बात समझ में आई। चलिए इन बातों को नोट करें, फिर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं और उसका इनवर्स किस तरह फाइंड आउट किया जाएगा। चलिए अब हमारे पास क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पहले क्या होना पड़ेगा, 1 1 ऑन 2 होना पड़ेगा। तो क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 1 1 ऑन 2 फंक्शन होता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्लास 11th में आप लोग पढ़े थे वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंट एंगल पर हम लोग क्या करते थे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करते थे। अगर हम बात करें साइन जीरो की, अगर हम बात करें साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, ठीक है ना, तो साइन जीरो हमारे यहाँ लाई करेगा ना, तो साइन जीरो का वैल्यू क्या होता था, 0 होता था। अब ये एंगल इंक्रीज कर 180 हो गया, तो साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी क्या होगा, 0 ही होगा। अब ये इंक्रीज कर एंगल 360 पर आ गया, तो साइन 360 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। वापस से ये इंक्रीज कर जब ये एक्स एक्सिस को टच करेगा तब तक एंगल का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, तब तक एंगल का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। दैट मीन्स क्या, डिफरेंट इनपुट के लिए आपको सेम आउटपुट आ रहा है। देखो तो यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करिएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपके पास क्या था, साइन थीटा था, तो इस थीटा की जगह हम 0 डिग्री सब्स्टिट्यूट करें फिर भी 0 आ रहा है, 180 डिग्री सब्स्टिट्यूट करें फिर भी 0 आ रहा है, 360 पुट कर रहे हैं फिर भी वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये तो हमारा 1 1 फंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट के लिए आपको सेम इमेज आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में और उसे हम पीरियोडिक फंक्शन से कन्वर्ट कर देते हैं 1 1 फंक्शन ऑन 2 फंक्शन में। किस तरह रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं उन बातों को समझते हैं। आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे क्वाड्रेंट, और इन डिफरेंट क्वाड्रेंट में साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, 6 टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव होगा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। रिमेनिंग ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा आपका पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर निगेटिव। अच्छा, तो
तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, दो क्वाड्रेंट में अगर हम पार्टिकुलर साइन की बात करें, पार्टिकुलर साइन फंक्शन की बात करें तो साइन फंक्शन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दो क्वाड्रेंट में निगेटिव। देखो तो साइन इसमें पॉजिटिव और इसमें पॉजिटिव, इन दोनों में साइन फंक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा। कॉस की बात करें, कॉस इसमें पॉजिटिव और इसमें पॉजिटिव और इन दो क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। टेन की बात करेंगे, टेन आपका इसमें पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है और इन दो क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, इन फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी दो क्वाड्रेंट में एक पार्टिकुलर फंक्शन पॉजिटिव होता है और दो क्वाड्रेंट में पार्टिकुलर फंक्शन क्या होता है, निगेटिव होता है। और इसी के क्वाड्रेंट के इर्द गिर्द आपका वैल्यू आता है जो बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। जैसे हम पता है साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 180 का वैल्यू 0 होता है, 360 का वैल्यू 0 होता है, ये बार बार क्या होता है, रिपीट होते जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। किस तरह रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, इस तरह रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि साइन थीटा को देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। दो कंसिक्यूटिव क्वाड्रेंट आपको लेना है जिसमें क्या हो, पॉजिटिव हो एक में निगेटिव हो। तो हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें पॉजिटिव इसमें निगेटिव, तो साइन थीटा का जो हम फिक्स करेंगे रेंज डोमेन वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिक्स करेंगे। चलिए ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं ना। पॉजिटिव एंगल हम इधर से मेजर कर रहे हैं और ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ये 3π/2 हो जाएगा और ये 2π हो जाएगा। चलो अगर हम नेगेटिव एंगल की बात करेंगे तो ये माइनस में π/2 होगा या नहीं होगा, माइनस में π/2 और ये माइनस में पाई हो जाएगा जब निगेटिव एंगल में मेजर करेंगे। तो हम साइन थीटा का जो डोमेन फिक्स करेंगे इन दो क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स क्या, -π/2 से लेकर π/2 तक में इसका डोमेन को क्या कर दे रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं। तो यहां पर हम एक टेबल बना रहे हैं जिसमें हम डोमेन और रेंज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर हमारे पास ये फंक्शन का कॉलम होगा, ये हमारा फंक्शन का कॉलम है। यहां पर हम लोग डोमेन लिखेंगे और यहां पर हम लोग रेंज लिखेंगे, रेंज क्या क्या होगा फंक्शन का। चलिए हम फर्स्ट फंक्शन आपका ले रहे हैं साइन फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा। चलिए ठीक है, अब चलो साइन थीटा में जो डोमेन है पुट क्या क्या कर सकते हैं, एक्स की जगह पुट क्या क्या कर सकते हैं, -π/2 से लेके π/2, माइनस में π/2 से लेकर क्या पुट करेंगे, π/2 तक सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट वन हम cos थीटा की बात करें। cos थीटा, अब देखिए तो कंसेक्यूटिव क्वाड्रेंट आपको बताना है जिसमें एक में पॉजिटिव हो एक में निगेटिव हो। देखो cos थीटा इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है और इसमें क्या है, निगेटिव है, इसमें निगेटिव। तो कंसेक्यूटिव लेना है, दो क्वाड्रेंट कंसेक्यूटिव लेना है। तो देखो तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हैं, एक सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट मीन्स क्या, 0 से लेके पाई हम ले लें, इस तरह एंगल को मेजर कर रहे हैं पॉजिटिव एंगल में। 0 से लेके पाई में हमारा पास पॉजिटिव वैल्यू भी आ जा रहा है कॉस का और निगेटिव वैल्यू भी आ जा रहा है। तो जो हमारा डोमेन होगा cos थीटा का वो क्या हो जाएगा, 0 to π, 0 to π हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का फंक्शन आएगा tan थीटा। tan थीटा, चलिए tan थीटा के लिए अब थोड़ा देखिए tan थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव, एक तो इसमें भी पॉजिटिव है, ठीक है, एक इसमें निगेटिव है। अच्छा एक इसमें पॉजिटिव है इसमें भी निगेटिव है, तो हम या तो 0 से पाई डोमेन ले सकते हैं या -π/2 से π/2 ले सकते हैं, आपका जो मर्जी हो वो ले सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, -π/2 से π/2 ले रहे हैं क्योंकि जो आपका सिलेबस में रेंज लिया गया है, डोमेन लिया गया है, वो इसी के अकॉर्डिंग लिया गया। हम एक बार tan के लिए ये ले रहे हैं, cot के लिए ये दोनों ले लेंगे क्योंकि cot भी तो इसमें पॉजिटिव इसमें निगेटिव, इसमें पॉजिटिव इसमें निगेटिव होता है। तो cot के लिए यहाँ से यहाँ, tan के लिए इस दो क्वाड्रेंट को ले रहे हैं, cot के लिए इन दो क्वाड्रेंट को ले लेंगे। चलिए तो tan का जो हमारे पास डोमेन होगा वो क्या होगा, -π/2 से लेके π/2 ले रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी निगेटिव वैल्यू भी, -π/2 से लेके कहां तक, π/2 तक ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास आएगा cot थीटा।
कॉट थीटा। चलो कॉट थीटा के लिए देखो, इसमें पॉजिटिव वैल्यू, इसमें निगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें निगेटिव। tan के लिए ये ले लिए थे तो कॉट के लिए ये लेते हैं। डेट मीन्स क्या, 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ कॉट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास होगा सेक थीटा। सेक थीटा, चलो जो आपका कॉस थीटा का डोमेन था, जो आपका कॉस थीटा का डोमेन था, सेम डोमेन आपका सेक थीटा का होगा। डेट मीन्स क्या, 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई, 0 to पाई। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। किसे, जिसके लिए इसका डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाए। देखो तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं ना। आप बताओ cos थीटा किस एंगल पर 0 होता है, 90 डिग्री पर होता है। डेट मीन्स π/2 पर क्या होता है, 0। अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो थीटा का वैल्यू क्या नहीं होगा, π/2 नहीं होगा। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, π/2 को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। चलो ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, जो साइन थीटा का आपका डोमेन था, जो साइन थीटा का आपके पास डोमेन था, सेम डोमेन आपका कॉसेक थीटा का होगा। डेट मीन्स क्या, -π/2 से लेकर π/2 हो जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको माइनस करना पड़ेगा। किसे माइनस करना पड़ेगा, यहां से समझिए। ठीक है, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को आप लोग लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को आप लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलेगा, तो साइन थीटा किसके लिए 0 आ जाएगा, 0 डिग्री के लिए। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या नहीं होगा, 0 डिग्री नहीं होगा। तो इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा 0 डिग्री को। माइनस करेंगे किसे, 0 डिग्री को। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी डोमेन की। अब हम बात करेंगे रेंज का। इन बातों को नोट करें, फिर हम लोग रेंज के बारे में देखते हैं। इस फिगर को थोड़ा याद रखना है, क्वाड्रेंट में कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक पॉजिटिव होता है और कौन सा निगेटिव होता है। एंगल यहाँ से आपको डोमेन याद करने के लिए काफी आसानी से समझ चुके होंगे, तो इसे याद करना काफी इजी हो जाएगा। चलिए, अच्छा यहाँ पर ब्रैकेट आप लगा लीजिएगा। -π/2 से लेके साइन थीटा का वैल्यू π/2 तक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कॉस में 0 से लेके पाई तक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। tan थीटा में आपका माइनस में π/2 से लेके π/2, लेकिन माइनस में π/2 और π/2 नहीं होगा। कॉट थीटा में आपका 0 से लेके पाई हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन 0 और पाई नहीं होगा, इसीलिए ओपन ब्रैकेट देंगे। सेक थीटा में आपका 0 से लेके π/2 होगा और कोसेक थीटा में लेके -π/2 से π/2 होगा। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे रेंज की। रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, तो साइन थीटा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हमने आपको ग्राफ बताया था, उसमें बताया था कि रेंज किस तरह निकालते हैं, ग्राफ को प्लॉट कर भी दिखाया था। तो यहाँ पर जो साइन थीटा का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, -1 से लेके 1 वैल्यू आएगा, -1 भी आएगा और 1 भी आएगा। कॉस थीटा का जो रेंज आएगा वो आपका -1 से लेके 1 आएगा। चलिए, जो tan थीटा का वैल्यू आएगा वो आपका कोई भी रियल नंबर आएगा, सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर हो जाएगा। तो tan थीटा का जो रेंज होगा सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर हो जाएगा। कॉट थीटा का जो रेंज होगा वो भी सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब आपका क्या बच गया, सेक थीटा। सेक थीटा का जो आपका रेंज होगा, देखो सेक थीटा का जो आपका रेंज होगा रियल नंबर तो होगा, लेकिन उसमें माइनस में 1 से लेकर 1 नहीं होगा। ठीक है, सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, माइनस कर देंगे सेट्स ऑफ रियल नंबर, -1 से लेके 1 ओपन ब्रैकेट में। ठीक है, कॉसेक थीटा का जो आपका रेंज होगा वो सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर तो होगा, लेकिन इसमें भी क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा
-1 से लेके 1। ग्राफ आप देखे होंगे, जो सेक थीटा का ग्राफ था वो 1 के ऊपर बनता था और -1 के नीचे बनता था, और कोसेक थीटा का भी क्या होता था, 1 के ऊपर ग्राफ बनता था और -1 के नीचे बनता था। तो ये हमारा स्टूडेंट डोमेन एंड रेंज हो गया ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का। किसका? ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का। तो इसे तो याद रखना ही है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का भी डोमेन और रेंज याद रखना है। सर ये तो काफी डिफिकल्ट हो गया, एक तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डोमेन याद रखें और रेंज याद रखें, और ऊपर से इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो कॉम्प्लिकेशन का कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डोमेन और रेंज याद होना चाहिए। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का खुद पर खुद याद हो जाएगा। किस तरह याद होगा, पहले बात समझते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन देख रहे हैं इसे कन्वर्ट कर देते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में। किस तरह कन्वर्ट होगा, तो हर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पर पावर दे दीजिए -1। क्या कर देंगे, -1 पावर दे देंगे। और जो आपका डोमेन था ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में, जो आपका डोमेन था ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में, वो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के लिए रेंज का काम करेगा। किसका काम करेगा, रेंज का काम करेगा, रेंज का काम करेगा। और जो आपका रेंज था ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के लिए, वो आपका डोमेन का काम करेगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के लिए। कोई कंफ्यूजन? ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का आपका डोमेन रेंज याद रखना है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डोमेन रेंज खुद पर खुद याद हो जाएगा। सिर्फ माइंड को कॉन्शियस रखना है और थोड़ा चेंज करने का कोशिश करिए। ये हमारा डोमेन कहलाता था किसके लिए, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के लिए, और ये रेंज कहलाता था। लेकिन अब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के लिए ये रेंज कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। तो स्टूडेंट इन सारी बातों को आप लोग अच्छे से नोट करें। इस पर पेश जितने भी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हो उसे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, अच्छे से इन बातों को नोट करें। तो चलिए स्टार्ट करते इन सारे कॉन्सेप्ट पर पेश कुछ प्रॉब्लम के ऊपर। अभी तक हमने ट्रिगोनोमेट्री में क्या देखा था, जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता था उसमें किस तरह से क्वेश्चन अराइज होते थे। आपके पास गिवन रहता था फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/6। tan π/6 का आपको वैल्यू बताना है कि वैल्यू क्या होता था। एंगल आपके पास गिवन रहता था थीटा की जगह, और आपको बताना है tan π/6 का वैल्यू क्या होगा। तो tan π/6 का वैल्यू होता है स्टूडेंट 1/√3। लेकिन आप जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन होगा वो अराइज होगा आपका क्या, इस एंगल के प्लेस पर। इस एंगल के प्लेस पर आपको वैल्यू गिवन रहेगा। इस एंगल के प्लेस पर क्या गिवन रहेगा, वैल्यू। दैट मीन्स क्या, tan एंगल के प्लेस पर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 1/√3, और tan पर आपका साइन आ जाएगा इनवर्स का, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। tan इनवर्स ऑफ 1/√3 का वैल्यू क्या होगा। तो अब आपको बताना है इस tan इनवर्स 1/√3 का वैल्यू क्या होगा। किस एंगल का वैल्यू आपको 1/√3 मिलता है। और आपको वैल्यू याद है तो इस क्वेश्चन को आंसर आप तुरंत बता सकते हैं देखते ही। लेकिन इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे लेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3 ये मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, tan को इक्वल टू के इधर लाएंगे तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, पावर हट जाएगा, और वो हमारा हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1/√3। हम लोग क्या कर दिए, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में चेंज कर दिए। अब आप बताइए 1/√3 को आप क्या लिख सकते हैं, किसके बराबर, tan π/6 लिख सकते हैं ना। देयरफॉर थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। क्या ये π/6 इनवर्स फंक्शन के रेंज में लाइक करता है, रेंज हमें देखना है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा ना एंगल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के लिए। तो tan थीटा का देखिए -π/2 से लेके π/2, माइनस में π/2 से लेकर यहां से लेके यहां तक रेंज आता है tan का। तो क्या इसके अंदर ये आ रहा है 30 डिग्री हो रहा है ना, 30 डिग्री यहां कहीं लाई करेगा, तो ये हमारा रेंज में आ रहा है। तो यहां पर एक साइन देंगे बिलोंग्स टू व्हाट, जो आपका tan का रेंज है वो, माइनस में π/2 टू π/2।
क्लोज ब्रैकेट। स्टूडेंट ये लिखना काफी जरूरत है, इससे एग्जामिनर को पता चलता है आपको जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हाफ मार्क्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगा, हाफ मार्क्स प्रोवाइड होगा आपका स्टेप का, और हाफ मार्क्स ये आपके आंसर पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इससे कंप्लीटली कंपलसरी आएगा। चलिए इन बातों को नोट करें, फिर हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, सेकेंड क्वेश्चन हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ माइनस में √3/2 का। चलिए किस तरह सॉल्व करेंगे, पहले तो मान लेंगे लेट थीटा इक्वल टू दिस, लेट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -√3/2 हो जाएगा। अब ये कॉस इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस में √3/2। अब बताइए कॉस थीटा में √3/2 किसके लिए वैल्यू, माइनस साइन है, माइनस हम लगा देंगे, ठीक है ना। कॉस थीटा में √3/2 आपका किसके लिए आता है, तो वो स्टूडेंट हो जाएगा कॉस π/6 के लिए, और यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ था तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस साइन भी लगाएंगे। अब थोड़ा ध्यान देखिए, हम लोग क्या कर देंगे, अब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -π/6, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -π/6। क्या -π/6 कॉस के रेंज में आ रहा है, कॉस के रेंज में आ रहा है। रेंज क्या था, 0 से लेके पाई, ये हमारा क्वाड्रेंट होगा, 0 यहाँ और पाई यहाँ, इस रेंज में आ रहा है क्या, -π/6। -π/6 का मतलब ये ना, माइनस में 30 डिग्री, ये माइनस में π/6, क्या यहाँ आ रहा है, नहीं ना, तो ये तो आउट ऑफ रेंज हो गया ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रेंज में लाना पड़ेगा। रेंज में कैसे आएगा, तो क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में एलाइड एंगल के बारे में। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग कॉस माइनस में π/6 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉस π/6, हाँ या ना। और इस चीज को आप लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस ऑफ π/6। कॉस पाई, पाई कहाँ लाई करता है हमारा, एक्स एक्सिस पर ना, प्लस या माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकेंड, पाई यहाँ लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, और कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, तो π/6 आ जाएगा ना, माइनस में कॉस π/6। तो इसी चीज को हम ये लिख सकते थे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस अंदर ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो 6π माइनस में 1π, 5π/6। तो हमारे पास थीटा का वैल्यू क्या आ गया, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 5π/6, और ये 5π/6 आपका बिलोंग करेगा 0 to पाई के बीच में, इट्स बिलोंग टू 0 to पाई, और यहां पर क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट। चलिए इस बात को नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो सेकेंड वन क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स माइनस में √3/2 प्लस में π/6। तो इस पार्ट को थोड़ा गौर से देखें, इस पार्ट को गौर से देखें, इसी चीज को हम यहां सॉल्व किए हैं, ठीक है ना, इसी चीज को हम लोग क्या किए हैं, इस जगह सॉल्व किए हैं। तो जब आप क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो इस क्वेश्चन को लिखना है, और इस पोर्शन को आप साइड में, सॉल्यूशन के साइड में जो भी चीज आप कर रहे हैं उसे साइड में जरूर लिख दें, ठीक है ना। रफ वर्क हो तो उसे साइड में लिख दें, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर कर ये चीज लिखा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स -√3/2 प्लस में π/6, π/6। चलिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कॉस है तो कॉस तो रहेगा हमारे पास, और इस पोर्शन को सॉल्व कर कर हम लोग क्या लाए थे,
वैल्यू 5π/6 है ना, तो इस पूरे पोर्शन पर हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा 5π/6 और प्लस में क्या है π/6 है, π/6 है। तो ये जो अभी हम सॉल्व किए थे ना उसे यहाँ पर नोट डाउन करिएगा, ठीक है। ठीक आप जहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं उसी के बगल में, ठीक है, राइट हैंड साइड में दिखाना पड़ेगा कि आपने इस चीज को सॉल्व किया है और आपके पास ये वैल्यू आया है। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, कॉस इस प्रोसेस को सॉल्व करेंगे, एलसीएम 6 आएगा 5π प्लस में 1π, तो 6π अपॉन में 6 हो जाएगा, ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास कॉस पाई आएगा और कॉस पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। तो स्टूडेंट इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल हो उसे जरूर से जरूर सॉल्व करने का कोशिश करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो का बेनिफिट ले सके। तब तक प्रैक्टिस करते रहें, खूब मन लगा कर पढ़ें। थैंक यू।